everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Ultra Friends Academy. So we have started chapter 4 Bioenergetics and today topic is Krebs cycle. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में स्टडी किया था. होपफुली आप लोगों ने लेक्चर देख लिया होगा. वहीं से पाथवे को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है दैट इज Krebs cycle. But before understanding Krebs cycle, let's understand that what is exactly the reaction that links two of the pathways of respiration, that is glycolysis and Krebs cycle. इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? लिंक रिएक्शन का नाम देते हैं. इस लिंक रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम लोग लिंक्ड मॉलिक्यूल कहते हैं, राइट? और उसी मॉलिक्यूल से क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा एंड देन आगे जो रिस्पिरेशन का पाथवे है वो प्रोसीड करेगा. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग लिंक रिएक्शन, इस चीज को भी आप लोग समझे कि हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस में पाइरुवेट बना था, इसका आगे फेट जो है वो क्या है? लाइक इसको आगे जाके किस किस्म का कंडीशन मिल रहा है? अगर कंडीशन एनारोबिक है तो क्या होगा? अगर कंडीशन एरोबिक है तो क्या होगा? And you people know that what is meant by aerobic and anaerobic, absence and presence of oxygen. अगर ऑक्सीजन इसको अवेलेबल हुआ तो आगे कौन सा प्रोसेस होगा? अगर ऑक्सीजन इसको अवेलेबल ना हुआ तो कौन सा प्रोसेस होगा, राइट? तो डिफरेंट प्रोसेसेस में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. क्लियर? अगर एनारोबिक कंडीशन है तो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में फिर आगे डिफरेंट प्रोसेस चलता है. और इवन अगर हमारी कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बॉडी है तो हमारी बॉडी में भी यही सेम चीज होती है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हुआ तो आगे कौन सा प्रोसेस होगा, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ, एरोबिक कंडीशन हुआ, तब आगे क्या होगा. क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पाइरुवेट हमारे पास बना ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, लाइक पहले क्या हुआ? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया. कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का. 1 2 3 4 5 6. इससे आगे इसका क्या हुआ? इसका हुआ ग्लाइकोलिसिस. इसका क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुआ. इसकी ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में क्या बने? 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने 3 कार्बन के. ये कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का, राइट? मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ जीरो से टॉपिक को शेयर करती हूँ, जितनी भी नॉलेज हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. सो मोस्टली जो है स्टूडेंट्स इस चीज को अवॉइड करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी किस्म के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं. लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि पाइरुवेट को आगे किस किस्म की कंडीशन मिल सकती है? अगर एरोबिक कंडीशन मिली तो क्या होगा? अगर एनारोबिक कंडीशन मिली तो क्या होगा, राइट? सो इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है. ग्लूकोज आया, उसकी ग्लाइकोलिसिस हुई एंड द 6 कार्बन पाइरुवेट इज कन्वर्टेड नाउ इनटू two molecules of pyruvate, right? ये 2 molecules of pyruvate में कन्वर्ट हो गया. अब इस पाइरुवेट के साथ ये आगे जाके 3 प्रोसेसेस कर सकते हैं. क्लियर? ये आगे क्या, चले ऐसे कर ले कि इसको आगे जाके, वैसे सही तो था, इससे आगे जाके इसको 2 कंडीशंस प्रोवाइड हो सकते हैं. कौन कौन से कंडीशन? एक एनारोबिक और दूसरा एरोबिक कंडीशन. या तो इसको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड हो सकता है या एनारोबिक कंडीशन. अब अगर कंडीशन एनारोबिक है मींस CO2 एब्सेंट है, तो आगे क्या होगा? ये आगे जाके 2 किस्म के प्रोसेसेस कर सकता है. कौन कौन से? ये आगे जाके 2 किस्म के प्रोसेसेस कर सकता है. कौन कौन से? वैसे होगा क्या? फर्मेंटेशन ही होगा. ये कौन सा प्रोसेस आगे जाके कर सकता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस. और वो फर्मेंटेशन जो है, दैट फर्मेंटेशन इज ऑफ 2 टाइप्स. या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, या ऐसे कर ले चले, या तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा. क्लियर?
और ये जाके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। फिर क्या हुआ, एक ग्लूकोज आया, वो 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके पास आगे 2 कंडीशंस है, एरोबिक या एनारोबिक। अगर एनारोबिक हुआ, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ, क्योंकि मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्लाइकोलिसिस वाले प्रोसेस में भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स जो अपने एनर्जी को बनाने के लिए जिस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ही यूज करते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता, वो एनारोबिक प्रोसेस है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें यही पायरुवेट आगे जाके एनारोबिक कंडीशन में ही प्रोसीड करता है और आगे जाके कौन सा प्रोसेस करता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है। सो ये एनारोबिक कंडीशन इसको मिली, इसने आगे जाके क्या किया, फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब इस फर्मेंटेशन में भी 2 किस्म के फर्मेंटेशन है, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, राइट। अब अगर हम देखें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आगे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, इसमें आगे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर अल्कोहलिक में हम देखें तो अल्कोहलिक में आगे जाके बनेगा अल्कोहल, इसमें आगे जाके बनेगा अल्कोहल। जैसे कि हम देखें तो 2 कार्बन का इथेनॉल बन जाता है, इथेनॉल क्या है आप लोगों को पता है, अल्कोहल ही है, और साथ में CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, राइट। और इसी के साथ साथ एसिटल्डिहाइड भी बन जाता है। कौन से प्रोसेस में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एसिटल्डिहाइड भी बन जाता है। और 2 कार्बन का क्या बनेगा, 2 कार्बन का बनेगा इथेनॉल, और इसी के साथ साथ CO2 भी बनेगा। बट अगर हम बात यहाँ पे करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें लैक्टिक एसिड भी कितना है, 3 कार्बन का ही कंपाउंड है, क्लियर, ये भी क्या है, 3 कार्बन का है। अब अगर हम देखें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर होगा, एक तो ये होगा कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया में, कर्ड मेकिंग जितने भी बैक्टीरिया हैं, जैसे हम लोग जब योगर्ट बनाते हैं तो मिल्क में क्या हो जाता है कि हम 1 स्पून योगर्ट ऐड कर देते हैं, राइट, और उसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ज्यादातर कॉमनली बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे इसका नाम लिया जाता है लैक्टोबैसिलस का। तो वहां पे क्या हो जाता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और वो जो मिल्क होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया में ज्यादातर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ह्यूमन मसल सेल्स हैं, ह्यूमन मसल सेल्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन मसल सेल्स में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। अब वो कैसे, मे भी आप लोग को पता भी हो, ज्यादातर बच्चे ऐसे देख रहे हो कि उनको पता हो, ये चीजें उनको बिल्कुल कॉमन लग रही हो, बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर कोई बिगिनर है सो ही मस्ट नो कि एग्जैक्टली होता क्या है। ह्यूमन मसल सेल्स की अगर हम बात करें, अगर हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि एक्सरसाइज हो, हम कोई भी हैवी टास्क हमें मिला हो, हम वो कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन के खत्म होने से हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, जब हम लोग कोई हैवी एक्सरसाइज या कोई हैवी टास्क कर लेते हैं, हमें फटीग कॉज होता है, हमें थकावट महसूस होती है। वो थकावट हमें क्यों फील होती है, इस वजह से कि हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसका इसको हम लोग ना एक रिस्पॉन्स भी कहते हैं बॉडी का, कि अब बॉडी हमें क्या कह रही है कि थोड़े से टाइम के लिए बैठ जाओ, यू आर नॉट एबल टू वर्क मोर, राइट। तो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, हमें फटीग हो जाता है, और फटीग की वजह से, टायर्डनेस की वजह से हम थोड़े टाइम के लिए बैठ जाते हैं। और हमारी बॉडी जो है दैट इज अ वेरी डायनेमिक सिस्टम, हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है। हम थोड़े से टाइम के लिए बैठ जाते हैं, हमारा पूरा जो सिस्टम होता है वो जिस चीज को जिस जगह होना था वो हो जाता है, ऑक्सीजन आके फिर आ जाता है, मसल सेल्स में डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, और जो सिस्टम होता है वो फिर से ठीक हो जाता है। इसीलिए
जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है, हमें टायर्डनेस फील होता है, हम थोड़ा टाइम के लिए बैठ जाते हैं। क्लियर? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो हमारे मसल सेल्स में भी होता है और वो कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया में भी होता है। अगर हम बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो ये मोस्टली मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस जितना भी है पूरा एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। क्लियर? जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स है, अल्कोहल है, बियर है, वाइन है, उन सब के फॉर्मेशन के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस ही यूज किया जाता है। राइट? तो जब यहाँ पे पायरुवेट बना, उन बैक्टीरिया से ये क्या कर देते हैं, पायरुवेट को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और इंडस्ट्रीज में इन प्रोसेस से गुजार के अगर इनको अल्कोहल चाहिए तो अल्कोहल बना देते हैं, अगर इनको कर्ड और ये चीजें बनानी होती है तो फिर ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें CO2 की, तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पास ब्रेड होता है, राइट, जो ब्रेड होता है वो ब्रेड ऐसा राइज अप होता है, उसकी लीवनिंग होती है, तो उसकी वो जो लीवनिंग होती है, वो जो राइस डव जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वो इसमें प्रेजेंट होता है CO2 की वजह से उसकी लीवनिंग होती है, वो ऐसे फूला हुआ सा होता है। मैं ब्रेड की बात कर रही हूँ, राइट। तो CO2 भी इसी वजह से यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये क्या करता है, ड्रिंक्स को फ्रीजी रखता है और इसके अलावा ब्रेड को जो है ये लीवन रखता है। सो इतना आप लोग को क्लियर हुआ? क्लियर क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुआ, जो ग्लूकोज था 6 कार्बन वो कन्वर्ट हुआ 3 कार्बन पायरुवेट में। इसको आगे जाके सपोज एनारोबिक कंडीशन मिली, ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ, तो ये जाके क्या करेगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस करेगा। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में या तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मोस्टली कर्ड मेकिंग बैक्टीरियाज में होती है, राइट, और इसके अलावा ये होती है उसमें ह्यूमन मसल सेल्स में। और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, तो ये अल्कोहल के बनाने मतलब इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल क्या होगा, इथेनॉल हो सकता है 2 कार्बन का, और साथ में क्या बनेगा, CO2 एसिटाल्डिहाइड भी बन जाता है। लेकिन हमारी बॉडी मोस्टली एनारोबिक कंडीशन को क्यों अवॉइड करती है, मतलब चले अगर ऑक्सीजन कमी हुई तो ह्यूमन में लैक्टिक एसिड बन गई, वो भी हमारे लिए एक एडवांटेज ही है। जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो हमें फैटीग कॉज होता है, एंड नाउ आवर बॉडी जो है वो हमें ये मैसेज कर दी है कि अब आप बैठ जाओ, आप थक चुके हो, राइट। तो एक एडवांटेज भी इसका है। लेकिन मोस्टली बॉडी जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को क्यों अवॉइड करती है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें, जो ग्लाइकोलिसिस में 7% स्टोर एनर्जी थी, उस एनर्जी को भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज कर देता है। जो ग्लाइकोलिसिस में 7% स्टोर्ड एनर्जी थी ना, तो वो भी क्या कर देती है, वो भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज कर देता है। इसके अलावा इसमें बनता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, क्योंकि इसके बनते ही क्या हो जाता है, हमें टायर्डनेस फील होती है, हमें अपने मसल्स जो है वो हेवी फील होने शुरू हो जाते हैं। सो ये बॉडी के लिए टॉक्सिक है। इसी वजह से बॉडी क्या करती है कि वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को अवॉइड करती है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस मोस्टली कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। ये बीवर्स, वाइन्स और इन चीजों को, बेकरी जो प्रोडक्ट्स है या लैक्टिक एसिड अगर वहां पे कर्ड वगैरह बनाना होता है तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मोस्टली वही पे यूज होता है। अब बात करते हैं एरोबिक कंडीशन की। अब अगर एरोबिक कंडीशन की हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, एरोबिक कंडीशन इसको मिली, ऑक्सीजन जो है अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो इसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल ग्रुप में, ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल ग्रुप में, और इसी के साथ साथ एसिटाइल ग्रुप का है 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसी के साथ साथ क्या बनेगा, एक CO2 का मॉलिक्यूल बनेगा। ये जो CO2 का यहाँ पे पूरा किस्सा चल रहा है ना, ये आपको लास्ट में मैं समझाऊंगी CO2 यहाँ पे क्यों बन रहा है। क्लियर? जो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का हम लोग प्रोसेस देखते हैं, इतना आप लोगों को क्लू होगा, लेकिन लास्ट में हम इसको प्रॉपर डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एरोबिक कंडीशन आई ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट के बाद, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल ग्रुप में। ये एसिटाइल ग्रुप जो है ये आगे जाके CoA के साथ बाइंड हो जाता है और ये बनाता है एसिटाइल CoA। क्लियर? और ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन स्टडी करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि हाउ मच एसिटाइल CoA इज एनर्जेटिक। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और
ये जब मतलब जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? तो क्या हुआ, अब यहाँ पे तो जस्ट एक सिंगल दो पायरुवेट है, दो पायरुवेट से ज्यादा कितने बन सकते हैं, दो ही एसिटाइल बन सकते हैं। क्लियर? और साथ में क्या बनता है, CO2 जो है वो बन जाता है। लेकिन एक सिंगल से एक CO2, दो एसिटाइल से फिर दो CO2 बनेंगे। अगर दो पायरुवेट है तो यहाँ पे क्या होगा, टू एसिटाइल ग्रुप बनेंगे, इसके साथ कोई बाइंड होगा तो टू एसिटाइल को लास्ट में बनेंगे और टू जो है CO2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा, यहाँ पे एंजाइम करेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो है वो यहाँ पे काम करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा एसिटाइल ग्रुप में और साथ में CO2 जो है वो रिलीज होगा। अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड के केस में तो उसमें क्या है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, एंजाइम्स याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, राइट, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। जो टर्म यहाँ पे मतलब जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट निकल रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, सो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एंजाइम का नाम भी होता है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एंजाइम काम करेगा। यहाँ पे कौन सा एंजाइम करेगा, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? तो ये हमारे पास पहले जो पायरुवेट बना उसका एक किस्म से हमने देखा ना कि पायरुवेट को आगे जाके इसका फेट क्या हो सकता है, इसको आगे क्या कंडीशन मिल सकती है। तो अगर एनारोबिक हुआ तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करेगा, फर्मेंटेशन में से या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में लैक्टिक एसिड बनेगा जो कि 3 कार्बन का ही है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनेगा, क्लियर, इथेनॉल बनेगा 2 कार्बन का, और एक जो है वो किसमें चला जाएगा, CO2 के बनने में। और अगर यहाँ पे देखें एरोबिक कंडीशन हुआ, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है फिर क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा और साथ में दो CO2 के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप है, मैंने आपसे कहा ये को ए के साथ बाइंड होकर एसिटाइल को ए बनाता है। क्या बनाता है, एसिटाइल को ए। ये एसिटाइल को ए जो है, अब ये क्रेव साइकिल में इंटर होगा, तो जिस तरह का साइकिल होता है रफली मैं बना रही हूं, ये क्रेव साइकिल में एंटर होगा। क्लियर? और जब ये क्रेव साइकिल में एंटर होगा, कुछ 7-8 स्टेप्स का रिएक्शन होता है, 9 स्टेप्स का, चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्रेव साइकिल में एंटर होगा और क्रेव साइकिल से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, ये हमारे पास क्रेव साइकिल है, इसको हम लोग TCA साइकिल भी कहते हैं। क्लियर? तो ये जब क्रेव साइकिल में एंटर होगा, इससे हमारे पास जो जो प्रोडक्ट्स बने वो जाके ETC में एंटर होंगे और ETC से फिर हमारे पास क्या बनेगा, ATP। और यही ATP हमें चाहिए, हम बायोएनर्जेटिक्स इसी ATP के लिए ही स्टडी करते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ पायरुवेट के साथ क्या क्या हो सकता है। इसको एरोबिक कंडीशन भी मिल सकती है, इसको अगर बेचारे को एनारोबिक मिली तो फिर ये आगे जाके क्या करेगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करेगा, और इसी तरह से हमारे पास प्रोसेस जो है वो चलता है। क्लियर? सो ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मेरा डस्टर आ गया, फिलहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें। लेट मी चेक द डस्टर। पता नहीं इस डस्टर की मेरे साथ क्या दुश्मनी है, खैर नहीं मिल रहा, इसी से काम चला लेते हैं। लिंक रिएक्शन आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। अब डिस्कस करते हैं कि जब ये इंटर हुआ एरोबिक कंडीशन में और इसको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, ये इसने क्या बनाया, एसिटाइल 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 डिहाइड एसिटाइल को ए बना दिया,
अब ये एसिटाइल को एक इसमें एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, देन हमारे पास प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, अब बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। अब बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। तो लिंक रिएक्शन में मैंने आपसे सिंपल कहा, दो पायरुवेट बने थे ना 3 कार्बन के। ये दो पायरुवेट जो है ये एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके साथ को ए बाइंड हो जाता है। ये क्या बनाता है, ये बनाता है एसिटाइल को ए, ये बना देता है। ये एसिटाइल को ए जो है, दो पायरुवेट है तो दो एसिटाइल को ए बनेंगे। अब यही दो एसिटाइल को ए जो है ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। क्लियर? फेट ऑफ पायरुवेट हमने स्टडी किया। उसके बाद लिंक रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन है, इतना बड़ा नहीं है। इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये सिंपल सा ही होता है, जिसमें एसिटाइल को ए बन जाता है। अब अगर हम लोग देखें, फर्स्ट क्या था, एक सिंगल ग्लूकोज आया, उस ग्लूकोज की कन्वर्जन किस चीज में हुई, पायरुवेट में। उसकी कन्वर्जन हुई पायरुवेट में। एक ग्लूकोज था, या चले इसको रेड से मैं मेंशन कर देती हूँ, पायरुवेट में इसकी कन्वर्जन हुई। ये पायरुवेट कन्वर्ट हुआ किसमें, एसिटाइल को ए में। इसकी कन्वर्जन किस चीज में हुई, एसिटाइल को ए में। यहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन था। ग्लाइकोलिसिस में क्या था, आप लोगों ने अगर वो वाला लेक्चर देखा हो ग्लाइकोलिसिस का, आप लोग को मुझसे पहले यहाँ पे पता होगा। ग्लाइकोलिसिस में होता है एक प्रिपरेटरी फेज, जिसमें एटीपी यूटिलाइज होता है। दूसरा कौन सा फेज था, दूसरा फेज था ऑक्सीडेटिव। दूसरा फेज क्या था, ऑक्सीडेटिव फेज था, जिसमें एग्जैक्टली एटीपी हमारे पास बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एटीपी की। तो ग्लाइकोलिसिस हुआ, दो स्टेप्स हुए, वो किसमें कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्ट हुआ दो पायरुवेट में। अब यही दो पायरुवेट भी कन्वर्ट हुआ किसमें, एसिटाइल को ए में ये कन्वर्ट हुआ। क्लियर? अब अगर हम लोग देखें, यहाँ पे पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो पायरुवेट है ये कितने कार्बन का है, पायरुवेट 3 कार्बन का, और एसिटाइल को ए जो है वो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। ये एसिटाइल को ए कितने का है, 2 कार्बन का है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जब इसकी कन्वर्जन होगी, जब ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए में, तो अगर ये 3 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा CO2 का मॉलिक्यूल। लेकिन कितने CO2, 2 CO2, एक मॉलिक्यूल से एक, दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा रिस्पेक्टिवली। क्लियर? पहले क्या था, पायरुवेट था, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को ए में। यहाँ पे क्या हुआ, CO2 जो है वो रिलीज हो गया, और जहां पे CO2 रिलीज होगा वहां पे भी एग्जैक्ट वहां पे क्या होगा, NAD की रिडक्शन भी होगी। तो यहाँ पे क्या बना, NAD प्लस, NADH प्लस। क्लियर? लेकिन कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, राइट? 2 CO2 के मॉलिक्यूल, 2 NADH के मॉलिक्यूल। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब ये जो पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को ए में, इस एसिटाइल को ए के लिए यहाँ पे पहले से प्री असेंबल्ड पड़ा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या पड़ा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये कितने कार्बन, 2 पड़े। क्लियर? कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। कितने मॉलिक्यूल्स है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के, 2। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है।
तो ये 2 कार्बन, ये 4 कार्बन, राइट। कितने हुए? 6। मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। अब ये दोनों बाइंड होंगे। कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने डार्क रिएक्शन देखा है, सो यू विल बी रिमेम्बरिंग द प्रोसेस के सेम चीज वहां भी होती है, यहाँ भी होती है, बट द ओनली डिफरेंस इज के वहां पे फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज दे आर प्लांट्स एंड वी आर एनिमल्स, वी आर ह्यूमंस। तो सेम प्रोसेस ही चलती है, इतना जो है इनके बीच डिफरेंस नहीं होता। वहां पे RuBP और CO2 बाइंड हुए थे, यहाँ पे एसिटाइल को ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये 4 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, ये कंबाइन होंगे। पड़ोसियों के घर पता नहीं क्या काम हो रहा है, सुबह से इतना शोर इन्होंने शुरू किया है। फिर एसिटाइल को ए और ऑक्सैलिक एसिड, 2 कार्बन 4 कार्बन, ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सिट्रेट, ये बनाएंगे सिट्रेट। क्या बनाएंगे? सिट्रेट बनाएंगे। अगर हम सिट्रेट की बात करें तो सिट्रेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। तो 2 ये और 4 ये, कितने हमारे पास बने? 6 कार्बन का क्या बना? सिट्रेट बना। क्लियर? अब ये जो सिट्रेट है, मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। यहाँ पे पूरा साइकिल जब चलेगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जितने भी इंटरमीडिएट्स बनेंगे, वो सारे कितने होंगे? 2 इन नंबर होंगे, क्योंकि प्रोसेस जो है वो 2 एसिटाइल को ए ने स्टार्ट किया था। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट। अब अगर हम लोग आगे देखें, वैसे मैं क्रेब्स साइकिल का इंट्रोडक्शन तो आपको देना भूल ही गई, लेकिन चले इसी में साथ साथ में उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। मेरा ये था कि पहले आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊं क्रेब्स साइकिल का, उसके बाद फिर उसमें से कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, देन हम यहाँ पे आएंगे। लेकिन खैर इट्स ओके, प्रोसेस के साथ साथ इसको अब चले समझते हैं। एसिटाइल को ए और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 6 कार्बन का क्या बना? सिट्रेट बना। एंजाइम किसने कैटालाइज, कौन से एंजाइम ने रिएक्शन को कैटालाइज करवाया? सिट्रेट सिंथेज। कौन से एंजाइम ने इसको कैटालाइज करवाया? सिट्रेट, पता नहीं ये मार्कर भी यहाँ पे हर किसी की दुश्मनी है मेरे साथ। कौन से एंजाइम ने इसको कैटालाइज करवाया? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम ने, राइट। हर एक स्टेप पे अपना स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो यूज होगा, और ये एंजाइम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली। तो सिट्रेट बना हमारे पास। अब ये जो सिट्रेट है, ये सिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, ये कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में। क्लियर? किसमें कन्वर्ट होगा? अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में। ये आइसोसिट्रेट भी कितने कार्बन का है? इट इज ऑल्सो 6 कार्बन। अब ये जो आइसोसिट्रेट है, ये जो आइसोसिट्रेट यहाँ पे बना, ये आइसोसिट्रेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। ये कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर अल्फा कीटो ग्लूटारेट की हम बात करें तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक कार्बन कहाँ चला गया? देखिए, अब यहाँ पे जो आइसोसिट्रेट है, ये आइसोसिट्रेट क्या हो जाएगा? खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि रिस्पायरेशन क्या है? ये एक ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, आइसोसिट्रेट जो है, ये आइसोसिट्रेट क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। इसके ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पे जो NAD+ है, इसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन मॉलिक्यूल हमारे पास कितने बनेंगे? हमेशा जो भी मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पे 2 NADH बनेंगे। ये 6 का था, ये 5 का था, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो गए।
राइट। सेम उसी तरह की चीजें होंगी जिस तरह से डार्क रिएक्शन में पहले से प्री असेंबल्ड मॉलिक्यूल पड़ा था RuBP, वो कंबाइन हुआ CO2 के साथ। यहाँ पे भी क्या होगा, एसिटाइल कोई के साथ पहले से प्री असेंबल्ड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बाइंड होगा, वो सिट्रेट बनाएगा, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, और जहाँ पे 5 से 6 से 5 की तरफ आ रहा है, एक कार्बन कम हो रहा है, वहां पे CO2 लिख लेगा। अगर यहाँ पे जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, वो दो मॉलिक्यूल ने स्टार्ट कराना है, तो यहाँ पे जितने भी इंटरमीडिएट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर 6 में स्टार्ट करवा रहे हैं, अगर आप लोग को याद हो डार्क रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल को 6 CO2 ने, एक प्रोसेस को, जो डार्क रिएक्शन का प्रोसेस था वो 6 CO2 ने स्टार्ट करवाया था, तो यहाँ पे जो PG और वो सब बन रहे थे, G3P बन रहे थे, वो कितने बन रहे थे, वो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब RuBP और CO2 के रिलेटेड यहाँ पे 12 बन रहे थे, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, अगर स्टाइल को A है, क्लियर, 2 कार्बन का, तो यहाँ पे उसी के साथ साथ उसी से रिलेटिवली हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे, उतने ही इंटरमीडिएट जो है वो भी उतने ही नंबर के मिलेंगे। तो 2 एसिटाइल को ए है, क्लियर, इसने 2 सिट्रेट बना दिए, फिर 2 आइसोसिट्रेट बना दिए, इसी तरह से फिर 2 यहाँ पे क्या बनेंगे, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेंगे 6 कार्बन से 5 में, और साथ ही साथ में क्या हुआ, NADH जो है उसकी रिडक्शन हुई, और मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पे बने 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स। CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के उससे स्टडी करते हैं, क्लियर, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। जब हम लोग गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज हो गए, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो गए, तो बॉडी ने तो किसी ना किसी तरीके से इसको रिलीज करना है, इसी वजह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी ब्लड में, क्लियर, लंग्स तक इसको ले जाना होता है। तो इसी वजह से हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे इसको पढ़ते हैं जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस स्टडी करते हैं। तो ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है ये कन्वर्ट होगा किसमें, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट होगा ससिनाइल में, ये कन्वर्ट होगा ससिनाइल में। अब यहां से सिस्टम में कौन सी चीज ऐड होगी, यहां से सिस्टम में ऐड होगी CoA का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, जो कि इस ससिनाइल को A के साथ बाइंड हो, इस ससिनाइल के साथ बाइंड होके ससिनाइल CoA बना देगा, क्लियर। अल्फा कीटो ग्लूटारेट कितने का है, 5 कार्बन का, ससिनाइल CoA कितने का है, 4 कार्बन का, क्लियर। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, अब अगेन यहाँ पे एक तो CO2 निकलेगा, बल्कि 2 CO2 निकलेंगे ना, 2 CO2 मॉलिक्यूल के 2 ने इसको स्टार्ट करवाया था, और उसी के साथ साथ अगेन NAD की क्या होगी, उसकी रिडक्शन होगी। तो 2 NADH यहाँ पे बने और 2 NADH जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं, क्लियर। यहाँ पे ये जो H हम लिख रहे हैं ना, यही H जाके फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको ये डोनेट कर देते हैं और वहां पे ग्रेडियंट बनता है, ATP की प्रोडक्शन होती है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ससिनाइल CoA बना। अब इस ससिनाइल CoA से आगे फिर से क्या बनेगा, ससिनेट बनेगा, क्या बनेगा, ससिनेट। ये कितने कार्बन का, अच्छा, अब यहाँ पे ये जब ससिनेट में कन्वर्ट होगा, अब इसके बीच में यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन होगी, लेकिन किस फॉर्म में होगी, GDP यहाँ पे निकलेगा, PI के साथ बाइंड होगा, क्या बनाएगा, GTP बनाएगा, और इस GTP को हम लोग ATP कह सकते हैं। अगर आप लोग एग्जाम में GTP के बजाय ATP लिखे तो इट डजंट मैटर। तो ATP के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे कितने निकले, 2 मॉलिक्यूल्स। तो टोटल क्रेब्स साइकिल में जो हमें एग्जैक्ट ATP मिलता है वो कितना मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ATP के मिलते हैं। ये ससिनाइल को कन्वर्ट हुआ ससिनेट में। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ से ये ATP कैसे बना, यही क्वेश्चन आता है ना, बाकी तो यहाँ पे किसी भी प्रोसेस में नहीं बना, जब ससिनाइल को कन्वर्ट होता है ससिनेट में तब हमारे पास ATP बना। तो इस ससिनाइल को A का, इनके बीच जो बॉन्डिंग है वो काफी एनर्जेटिक है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो जब ये ससिनाइल कन्वर्ट होता है ससिनेट में, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग है CoA और इसके बीच वो काफी एनर्जेटिक है, ये बॉन्ड टूट जाता है, CoA जो है वो फिर से एनवायरमेंट सिस्टम की तरफ रिलीज हो जाता है और ये ससिनाइल कन्वर्ट हो जाता है ससिनेट में। तो इनके एनर्जी से यहाँ पे क्या बनता है, ATP बनती है, क्लियर। ये जो ससिनाइल CoA के बीच बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट गया, और जब वो बॉन्ड टूटा तो वो कन्वर्ट हुआ ससिनेट में, और वो जो
सेसिनाइल कन्वर्ट हुआ सेसिनेट में और जो बॉन्ड था उसने जाके एटीपी बना दी, राइट। तो इसी वजह से इस पूरे स्टेप में जस्ट यहाँ पे एटीपी जो है उसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकल जाते हैं। अब अगर आगे हम लोग देखें, ये जो सेसिनेट है ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, ये भी कितने का है, 4 कार्बन का है, क्लियर। अब ये जो सेसिनेट है ये सेसिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, ये सेसिनेट किसमें कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे FADH ने भी बनना होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट भी अगेन क्या है, 4 कार्बन है। जब ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे अगेन ये जो सेसिनेट है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पे जो FAD प्लस है उसकी रिडक्शन होगी FADH2 में, राइट। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 FADH जो है वो यहाँ पे भी बन गए। अब ये जो FADH NADH बन रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक सिंगल NADH कितने एटीपीज बनाता है, आई थिंक सो मैंने ग्लाइकोलाइसिस में डिस्कस किया भी है। एक NADH जो है वो 3 एटीपीज बनाता है, राइट। मॉडर्न अगर हम वैल्यूज इसकी देखें, ये क्लासिकल इसका है लेकिन खैर मोस्टली 3 एटीपीज ही कंसिडर किए जाते हैं, तो वो कितना है, वो 2.5 है। आपके बुक में जिस भी पॉइंट से रिलेटेड कैलकुलेशन होती है एटीपी की, आपने उसी को फॉलो करना है। तो एक NADH कितने बनाता है, 3 एटीपीज। और इसी तरह से अगर एक FADH की बात करें DH2 की, तो एक FADH2 कितने बनाता है, वो 2 एटीपीज बनाता है। And in terms of modern calculation, we can write it as 1.5 ATP, 1.5 ATPs, right? लेकिन मोस्टली मैंने आपसे कहा कि यही जो कैलकुलेशन है वो यही कंसिडर की जाती है इन केस ऑफ फैट्स, इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स के उसमें पे मोस्टली हम इसी वैल्यू को प्रेफर करते हैं। ये आपको और भी क्लियर होगा जब हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे। लेट मी चेक आउट द वीडियो। अब अगर हम लोग देखें, हम कहाँ पे थे, सेसिनाइल कन्वर्ट हुआ सेसिनेट में, सेसिनेट कन्वर्ट हुआ फ्यूमरेट में, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज द ओनली स्टेप, ये आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज द ओनली स्टेप इन द होल रेस्पिरेटरी पाथवे जिसमें FADH2 की फॉर्मेशन होती है। जब सेसिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और ये भी कई दफा, कितनी दफा जो है ये पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि वो कौन सा पाथवे है, वो कौन सा स्टेप है रेस्पिरेटरी पाथवे का जिसमें FADH2 की फॉर्मेशन होती है। तो ये आप लोग को मस्ट याद रखना चाहिए। इवन इसकी एक और भी मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जब अभी हम लोग एंजाइम्स को स्टडी करेंगे, एग्जाम्स को तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो फिर मैं आपको वो एक्सेप्शन भी बताऊंगी, राइट। तो सेसिनेट कन्वर्ट हुआ किसमें, फ्यूमरेट में। यहाँ पे क्या हुआ, 2 FADH2 की फॉर्मेशन जो है वो हो गई क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे NADH और FADH के बीच डिफरेंस क्या है, FADH2 के बीच। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ये FADH2 और NADH जो है ये कौन सी बला है, क्लियर। जब मैं लाइव सेशन ले रही थी तो इतना मुझे अंदाजा हुआ कि इस चीज में जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये कुछ भी नहीं है, NADH and FADH2 these are nothing, these are just high energy electron carriers, right। ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ कैरी करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ लेके जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये लेके जाते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। हम लोग डिस्कस कर रहे क्रेब साइकिल, जबकि मैंने यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा क्रेब साइकिल का वर्ड, लेकिन चले यहीं पे कर देते क्रेब साइकिल, क्लियर। ये क्या करते हैं, अगर हम लोग क्रेब साइकिल की बात करें तो क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहां से इलेक्ट्रॉन्स को ये कैरी करते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है ETC, और ETC को इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्लियर। जहां पे ये जाके वहां पे क्या करेगा, हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनाएगा, और
एटीपी की प्रोडक्शन करेगा। ईटीसी जो है इसमें सिंपल इलेक्ट्रॉन फ्लो चलता है, इतना कोई लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या होता है कि NADH और FADH2 है क्या, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। यहाँ पे H है, यहाँ पे H2 है, इसी वजह से कि ये एक सिंगल हाइड्रोजन को कैरी करता है, ये 2 हाइड्रोजन को कैरी करता है, बाकी इनके पीछे कोई जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर, क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। और एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। सिंगल एच मीन सिंगल एच को कैरी करते हैं, H2 मीन्स 2 एच के प्रोटॉन्स को कैरी करते हैं। और यही जो है जाके NADH2 FADH2 जो हम कहते हैं ना कि ये इससे 3 ATP बनते हैं, इससे 2 ATP बनते हैं, तो ये जाके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। एंड अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, वहां पे ग्रेडियंट बनता है, जस्ट सेम ग्रेडियंट बनेगा जैसे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमने स्टडी किया था, राइट। ये जो चीजें हैं ये ऑलमोस्ट सेम सेम चलती है, अगर प्लांट्स में अगर एनिमल्स में, राइट। वहां पे भी ग्रेडियंट बनेगा तो एटीपी बनेगा, यहाँ पे भी ग्रेडियंट बनता है तो एटीपी बनती है, वहां पे भी पहले से प्री असेंबल मॉलिक्यूल पड़े होते हैं, यहाँ पे भी। मैं इसको बार बार इसलिए रिलेट कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि ये चीजें हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेबल, राइट। तो NADH2 NAD और FADH2 का आप लोग को क्लियर हुआ। अब ये जो फ्यूमरेट है इसको थोड़ा सा साइड पे कर देंगे, आप भैया के लिए जगह नहीं है तो आप थोड़े से साइड पे हो जाओ। यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा भी मॉलिक्यूल फिट कराना है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, कितने कार्बन का है, 4 का, राइट। और इसके अलावा कितने मॉलिक्यूल्स, 2। मैं इसको 2 रेड से इससे हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो। ये जो एसिसिनेट से किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो फ्यूमरेट है ये फ्यूमरेट किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सेलो नहीं, फ्यूमरेट, एसिसिनेट से फ्यूमरेट बना, अब इस फ्यूमरेट से आगे जाके बनेगा मेलेट, इससे आगे जाके बनेगा इससे आगे जाके क्या बनेगा, मेलेट बनेगा, और इस मेलेट से बनेगा ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, राइट। जब ये मेलेट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, फिर से जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे अगेन NAD प्लस की क्या होगी, रिडक्शन होगी, और इससे क्या बनेंगे, NADH बनेंगे, राइट। सो ये था हमारे पास क्रेब्स साइकिल, कितना इजी था, कितना इंटरेस्टिंग था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं होता, कुछ भी इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं होता। आई डोंट नो आप स्टूडेंट्स को क्यों बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर इतना टफ लगता है, ना कि इसमें टफनेस का कुछ भी नहीं है। ये तो हमें वो डायरेक्टली नेचर के साथ वो क्या कहते हैं कांटेक्ट में रखता है, ये तो डायरेक्टली हमें नेचर के साथ कनेक्ट करता है। मतलब हमें पता होता है कि प्लांट्स की बॉडी में क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, रिस्पायरेटरी पाथवे कैसे होते हैं। अब तक हम समझते थे डाइजेशन हो जाती है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, वहीं पे बात खत्म नहीं होती। ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस चंक्स में आगे जाके जितना काम करना होता है वो डाइजेशन से जाके कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। तो एक सिंगल ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज में, वो ग्लूकोज जाके इंटर होते हैं सेल्स में। इसी वजह से हम रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, क्योंकि ये सेल्स के बेस पे होता है, राइट, ये सेल्स के बेस पे होता है। तो हमारे पास क्या था, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस चीज में, पायरुवेट में, क्लियर। और ये जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जब पायरुवेट, अच्छा ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हुआ, डिफरेंट जो है वो आए एंजाइम्स, उन्होंने अपना काम जो है वो कर दिया। अब ये जो पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, तो यहाँ पे ये जब एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है तो एंजाइम कौन सा यूज होता है, एंजाइम यूज होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है, होपफुली मेरा मार्कर फिर से काम ना छोड़ दे, पायरुवेट
डिहाइड्रोजिनेज। देखो छोड़ रहा है। अच्छा खासा मेरा मार्कर था। हेलो, क्या बना हमारा, कौन सा एंजाइम था? डी हाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से के हेल्प से इसकी कन्वर्जन किस में होगी? पायरुवेट की एसिटाइल CoA में। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें पायरुवेट की, तो अलोंग विद पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे कोफैक्टर्स भी यूज होंगे, राइट? यहाँ पे कोफैक्टर्स भी यूज होंगे। वो कोफैक्टर क्या हो सकता है? वो Mg2+। असल में मैं बता ये रही थी कि हम लोगों ने एंजाइम्स के चैप्टर में कोफैक्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है काफी डिटेल में डिस्कस किया है। सो अगर आप लोग को इसमें डाउट है तो जाके एंजाइम्स चैप्टर में देख ले, प्लेलिस्ट में आपको जो चैप्टर टॉपिक है वो मिलेगा, तो वहां से आप लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करवा सकते हैं। सो इसके लिए कोफैक्टर कौन सा यूज होगा? Mg+2। क्लियर? यहाँ पे इसके लिए 2+। कोफैक्टर इसके लिए कौन सा यूज होगा? Mg2+। इसके अलावा ये जो पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में, ये सारे कंडीशन उसके लिए है, राइट? एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा, एक इसके साथ साथ कोफैक्टर कौन सा होगा? कोफैक्टर Mg+2 होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कोएंजाइम भी यहाँ पे यूज होगा। कोएंजाइम जो है वो कौन से? NAD+। कोएंजाइम कौन सा होगा? कोएंजाइम हम लिखेंगे NAD है, क्योंकि यहाँ पे देखिए NAD जो है वो निकला। क्लियर? तो NAD कोएंजाइम यूज होगा। Mg+2 कोफैक्टर जो है यहाँ पे यूज होगा। एंजाइम कौन सा यूज होगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो यहाँ पे यूज हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी, आई थॉट कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कोफैक्टर कौन सा? Mg2+, और कोएंजाइम कौन सा? NAD+। अब अगर हम आगे देखें तो एसिटाइल को कन्वर्ट हुआ सिट्रेट में, सिट्रेट कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट में। तो जब यहाँ पे अगर हम देखें, जब जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज एकोनिटेज, राइट? यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा? एकोनिटेज एंजाइम यूज होगा। अब ये जो सिट्रेट है ये जब आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज, यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अब जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट होगा सल्फोनाइल CoA में, तो यहाँ पे यूज होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, राइट? अल्फा कीटो, यहाँ पे चलिए लिख देते, लेट मी चेकआउट, आप लोग को नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्या नाम है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा इसको मैं कर दूं, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये कन्वर्ट होगा किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में। अब जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट होगा किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब कन्वर्ट होगा सल्फोनाइल CoA में, तो यहाँ पे यूज होगा सल्फोनाइल CoA सिंथेटेज।
यहाँ पे यूज होगा सिसिनाइल को ए सिंथेसिस। अब अगर हम लोग आगे देखें, जब सिसिनाइल को ए कन्वर्ट होगा सिसिनेट में, हाँ अच्छा, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हुआ सिसिनाइल को ए में, तो ये एंजाइम यूज हुआ। सिसिनाइल को ए जब कन्वर्ट हुआ उसमें क्या हाल कर दिया इस मार्कर ने, जब ये सिसिनाइल को ए सिसिनेट में कन्वर्ट होगा तो सिसिनाइल को ए सिंथेटेज यूज होगा। अब जब ये सिसिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसके लिए जगह निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर एक्सेप्शन है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिसिनेट डिहाइड्रोजनेज, सिसिनेट डिहाइड्रोजनेज, सिसिनेट जब फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा तो कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पे, सिसिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब जब फ्यूमेरेट मेलेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज फ्यूमेरेज, यहाँ पे एंजाइम क्या यूज होगा, फ्यूमेरेज। और जब मेलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, तो यहाँ पे मेलेट डिहाइड्रोजनेज। जहां जहां पे NAD रिड्यूस हो रहा है वहां पे क्या होगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगा। तो यहाँ पे क्या बना, मेलेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे क्या बना, मेलेट डिहाइड्रोजनेज बना। तो सबसे पहले देखें, जब पायरुवेट, अगर ग्लूकोज की पायरुवेट में देखें तो ये जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे तो पूरे एंजाइम जो है ना, पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया है, पूरा एक एंजाइमेटिक पाथवे चलता है। लेकिन पायरुवेट जब एसिटाइल को में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज का यहाँ पे वर्ड फिर से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे NADH बन रहा है, H प्लस की रिमूवल हो रही है। तो डी का मतलब क्या है, रिमूवल, हाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन का रिमूवल जब होगा डिहाइड्रोजनेज। और जब ये एसिटाइल को ए कन्वर्ट होगा सिट्रेट में तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। जब ये सिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में तो एकोनिटेज एंजाइम। जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, राइट। अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होगा सिसिनाइल को ए में तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अल्फा सिसिनाइल को ए सिसिनेट में कन्वर्ट होगा तो सिसिनाइल को ए सिंथेटेज। जब ये सिसिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट में तो सिसिनेट डिहाइड्रोजनेज। जब ये सिसिनेट फ्यूमेरेट कन्वर्ट होगा मेलेट में तो फ्यूमेरेज। और जब मेलेट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा देन वी हैव मेलेट डिहाइड्रोजनेज। तो मुझे इतना तो कंजेस्टेड नहीं लग रहा, होपफुली आप लोग को अच्छे से चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर हम लोग देखें तो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने CO2 के, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने, ये पॉइंट याद रखना, और दो पॉइंट कहाँ पे बने, यहाँ पे बने, क्लियर। NADH कितने बने, 1 2 3 4 एंड 5 6 हमारे पास NADH बने, तो ATPs बने, जो कि हमें मरते दम तक याद रहेगा। सिसिनाइल को ए जब सिसिनाइल में कन्वर्ट होगा इनके बीच बॉन्डिंग जो है वो टूटेगी और इसके बॉन्ड के टूटने से ATP जो है वो रिलीज होंगे। FADH2 कहाँ बना, सिसिनेट से फ्यूमेरेट में। दिस इज द ओनली स्टेप इन द क्रेब्स साइकिल जिसमें FADH2 की फॉर्मेशन होती है। तो FADH2 कितने बने, 2, NADH 6, GTP या ATP कितने, 2 बने। क्लियर, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। ये भी हमने देखा कि एक NADH से कितने बनते हैं, 3 ATPs, एक FADH2 से कितने बनते हैं, 2 ATPs। NADH और FADH2 के बीच हमने डिफरेंस देखा, देख लिया। अब अगर हम देखें तो क्रेब्स साइकिल, वैसे मुझे ये स्टार्ट में कहना चाहिए था लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। अगर हम लोग देखें क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट, ये आप लोगों ने मस्ट याद रखना है, इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो कहाँ चल रहा है। सो क्रेब्स जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में चलता है, जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है, और इसके अलावा जो ATC है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन वहां से भी जब वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही ग्रेडियंट बनेगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ग्रेडियंट बनेगा और वही हाइड्रोजन पेयर से मैट्रिक्स में आएंगे और मैट्रिक्स में ही ATP की प्रोडक्शन होगी, राइट।
अब मैं आपको बताने लगी हूँ वो एक्सेप्शन एंजाइम का। एक्सेप्शन क्या है कि जब ससिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे यूज होता है ससिनेट डिहाइड्रोजनेज। बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन तो होगा ही। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रेब साइकिल का ये भी कई दफा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्रेब साइकिल का वो कौन सा एंजाइम है जो कि आगे जाके ईटीसी के एक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है। ईटीसी में क्या है? ईटीसी में बेसिकली हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस होती है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही, डिटेल हम लोग ईटीसी के टॉपिक में ही स्टडी करेंगे वरना फिर आपको कंफ्यूजन होगी। सो इसमें होते हैं 4 कॉम्प्लेक्सेस। तो जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है उस सेकेंड कॉम्प्लेक्स में ससिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा होता है एंड दिस इज द ओनली एंजाइम इन ओवरऑल क्रेब साइकिल एंजाइम्स। मतलब हर एक प्रोसेस का एक एंजाइम सिस्टम होता है। सो क्रेब साइकिल का जो एंजाइम सिस्टम है उस एंजाइम सिस्टम में से जस्ट ससिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो जाके कॉम्प्लेक्स 2 में भी प्रेजेंट होता है। एंड यू नो व्हाट जो कॉम्प्लेक्स 2 है राइट, तो वो कॉम्प्लेक्स 2 क्या है कि उसका नाम भी ससिनेट डिहाइड्रोजनेज है और उसका एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन हम लोग ईटीसी में ही देखेंगे कि वो एक्सेप्शन क्या है। मतलब क्रेब साइकिल का पूरा जो एंजाइम सिस्टम है उसमें से जस्ट एक एंजाइम वहां पे जाके ईटीसी के कॉम्प्लेक्स 2 में क्यों प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 1 में क्यों नहीं प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स 3 में क्यों नहीं प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स 4 में क्यों नहीं प्रेजेंट, राइट? वो कॉम्प्लेक्स 2 में क्यों प्रेजेंट है। और दूसरी बात ससिनेट डिहाइड्रोजनेज ही क्यों प्रेजेंट है, मतलब इनमें से तो बाकी भी कोई एंजाइम हो सकता है लेकिन बाकी एंजाइम्स नहीं है। कौन सा है? ससिनेट डिहाइड्रोजनेज। और इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका वहां पे यूज क्या है, पर्पस क्या है, वो हम लोग ईटीसी के टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे, राइट? तो होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका हो क्रेब साइकिल का प्रोसेस एंड आई एम होपफुल कि आप लोग को इसमें से कोई डाउट भी नहीं होगा। एरोज मैंने थोड़े टेढ़े बेढ़े बनाए लेकिन बाकी प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, राइट? एक सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था और वो सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। पायरुवेट कितने कार्बन का है? 3 का है। वो कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को एम में। उसके लिए जो जो कंडीशंस थे वो मैंने आपको बता दिए। एंजाइम कौन सा यूज होगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। कोफैक्टर कौन सा होगा, क्योंकि हर एक एंजाइम के लिए फंक्शन करने के लिए उसको कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर? तो यहाँ पे कोफैक्टर कौन सा होगा? Mg2+। और एंजाइम कौन सा यूज होगा? NAD, राइट? NAD+ में रिडक्शन यूज की। अब ये जो एसिटाइल को है कन्वर्ट होगा सिट्रेट में, सिट्रेट सिंथेस के हेल्प से। मॉलिक्यूल्स जितने भी इंटरमीडिएट्स है वो कितने, वो क्या होंगे? 2 ही बनेंगे। और दूसरी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, क्रेब साइकिल के पहली बात तो ये समझे, ये जो हमारे पास सिट्रेट है, आइसोसिट्रेट है, अल्फा कीटोग्लूटारेट है, ससिनाइल, ससिनेट, ये सारे क्या हैं? दीज आर इंटरमीडिएट्स। दीज आर इंटरमीडिएट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको प्रोडक्ट्स कहते हैं बट दीज आर नॉट द प्रोडक्ट्स, दीज आर इंटरमीडिएट्स। और ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, ये इंटरमीडिएट्स मोस्टली क्या है? एसिड इन नेचर है। इनका नेचर क्या है? एसिड। इसी वजह से हम लोग इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसको क्रेब साइकिल को, या हम इसको TCA ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्यों? क्योंकि इसके मोस्टली जो इंटरमीडिएट्स है दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर, क्लियर? 2 सिट्रेट कन्वर्ट होंगे आइसोसिट्रेट में एकोनिकेज एंजाइम के हेल्प से। ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट होंगे किसमें? अल्फा कीटोग्लूटारेट में। तो ये आइसोसिट्रेट जब अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा, कौन सा एंजाइम यूज होगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे NADH की रिडक्शन होगी और साथ में CO2 के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट जब कन्वर्ट होगा ससिनाइल को एम में, ससिनाइल में कन्वर्ट होगा, सिस्टम से फिर को आकर उसके साथ बाइंड होगा तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स यूज होगा। अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ससिनाइल में ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट और सिस्टम से को ए आके इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ससिनाइल को ए बनाएगा, राइट? अब ये जो ससिनाइल को ए है, अब यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन होगा कि मतलब क्यों यहाँ पे को ए आया और फिर से वापस चला गया। इनके बीच होगी बॉन्डिंग और उसी बॉन्डिंग से हमें चाहिए ATP। इसी वजह से इसके साथ ज्यादा फेवरेबल ताकि ये बाइंड हो जाए, तो इसी के साथ ये बाइंड हुआ, इसने बॉन्ड बनाया, इसका बॉन्ड फिर से ब्रेक हुआ, किसके हेल्प से? ससिनाइल को ए सिंथेटेज के हेल्प से।
राइट। और उसके बॉन्ड के फॉर्मेशन से क्या बना, एटीपी बना, सिसिनेट बना, सिसिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ, अगेन यहाँ पे FADH2 की फॉर्मेशन हुई, ये ऑक्सीडाइज हुआ सिसिनेट डिहाइड्रोजनेस के हेल्प से, ये फ्यूमरेट कन्वर्ट हुआ मेलेट में फ्यूमरेस के हेल्प से, ये मेलेट कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, अगेन यहाँ पे डिहाइड्रोजनेस आया, उसने क्या किया, मेलेट को ऑक्सीडाइज करवाया और यहाँ पे NADH की रिडक्शन करवाई, तो 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गए। अब अगर यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स को हम देखें तो सबसे पहले हमने खैर डिस्कस कर भी दिए, लेकिन एक दफा फिर से रिवाइज करते हैं कि ये कई दफा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अल्फा कीटो जो वो है क्रेब साइकिल है, तो पूरे क्रेब साइकिल में कौन सा कंपाउंड जो है वो 5 कार्बन का है, तो वो अल्फा कीटोग्लूटारेट। अगर आप इसको देखें तो ये 6 के हैं, इससे ऑनवर्ड सारे 4 के हैं। दिस इज द ओनली इंटरमीडिएट और कंपाउंड इन द क्रेब साइकिल दैट कंटेन 5 कार्बन। सो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि ये सेसिनेट जब फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तभी हमारे पास FADH2 की फॉर्मेशन होती है, राइट। इससे पहले या इससे बाद में किसी भी स्टेप में रेस्पिरेटरी पाथवे के कोई FADH2 की फॉर्मेशन नहीं होती, तब होती है जब सेसिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, राइट। और ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हम लोगों ने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को स्टडी करने के लिए कुछ एटीपी के फॉर्मेशन के टाइप्स पढ़े थे। अगर आप लोगों को याद हो उसमें हम लोगों ने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी स्टडी किया था। तो अगर यहाँ पे हम देखें सिसिनाइट को कन्वर्ट हो रहा है सिसिनेट में, अब यहाँ पे जो एटीपी की फॉर्मेशन हुई है, दिस एटीपी फॉर्मेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वहां पे भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ कि वो कौन सा एग्जांपल था, आई थिंक यही था, खैर वो बस वहां पे डिस्कस हो चुका है। तो ये देखें अब ये क्या है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। सबस्ट्रेट लेवल क्यों है कि एक हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जब लो एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, इनके बीच बॉन्डिंग टूटती है तो एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी कई दफा पूछा जा चुका है कि सबस्ट्रेट लेवल एटीपी की प्रोडक्शन हमारे पास कितनी होती है क्रेब साइकिल में। तो ये आप लोग को मस्ट याद आना चाहिए, याद होना चाहिए कि जब सिसिनाइट में कन्वर्ट होता है 2 दफा साइकिल चलती है, 2 मॉलिक्यूल्स। ये भी आपको मैं भी मेंशन किया हो कि अगर एक एसिटाइल को एंटर होगा तब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी होगी, और अगर 2 एसिटाइल को एंटर हो रहे तब कितनी होगी। सो एक सिंगल एसिटाइल को एक केस में सिंगल एटीपी, 2 एसिटाइल को एक केस में 2 एटीपीज, राइट। इतना आपको क्लियर हुआ। तो सिसिनाइट को कन्वर्ट होगा सिसिनेट में, सिसिनेट फ्यूमेरेट में, फ्यूमेरेट मेलेट में, और मेलेट से एसिटाइल कोई में। जो जो यहाँ पे वो हाइलाइटेड पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर दी। एक अल्फा कीटोग्लूटारेट का, दूसरा सिसिनाइल को ए से सिसिनेट का, दूसरा सिसिनेट से फ्यूमेरेट का, एटीपी के फॉर्मेशन का, FADH2 के फॉर्मेशन का, और एक एक्सेप्शन क्या था, सिसिनेट डिहाइड्रोजनेस का, कि क्रेब साइकिल्स के सारे एंजाइमेटिक सिस्टम में एक सिंगल एंजाइम है जो कि जाके कहां पे ATC के 4 कॉम्प्लेक्सेस में से सेकंड कॉम्प्लेक्स में पड़ा मतलब प्रेजेंट होता है, काम कर रहा होता है। सो वो एंजाइम कौन सा है, सिसिनेट डिहाइड्रोजनेस। जो एक्सेप्शन है, जो पर्पस है या जो यूज है वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, जब हम लोग ETC स्टडी करेंगे तो वहां पे प्रॉपर मैं आप लोग को वो मेम्ब्रेन में जो कॉम्प्लेक्सेस जिस तरह से पड़े होते हैं, जिस तरह से उनकी अरेंजमेंट होती है, वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। इसी वजह से वहां पे जब हम इसको स्टडी करेंगे आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो देयर इज नो नीड कि उसको हम डिस्कस करें। बाकी हमने क्या कहा, ये आपको पता होना चाहिए। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के लिए कोफैक्टर कौन सा है, Mg2+। कोएंजाइम NAD। क्रेब साइकिल के जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं तो वो क्या है, एसिड इन नेचर है। इसको हम लोग TCA साइकिल भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, क्लियर। दूसरा क्या होगा, रिड्यूस्ड। एंड दिस इज व्हाई वी कॉल रिस्पायरेशन ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस, राइट। ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो आगे से ये रिड्यूस्ड हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो जो भी पॉइंट आपको बताऊं, जो एक सिंगल टर्म भी आपको बताऊं, तो उसके बिहाइंड आपको रीजन पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी से कि हमारे पास जो रिस्पायरेशन है वो ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है। ये ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे इसकी हो जाती है रिडक्शन, क्लियर। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इन चीजों का आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इतना आपको क्लियर हुआ, जो जो चीज हमने डिस्कस की। लेट मी चेक आउट द वीडियो, आपको नजर आ भी रहा है कि नहीं। हाँ, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग देखें, नाउ इफ वी सी
क्रेब साइकिल आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ? होपफुली आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट कॉन्फिडेंटली मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया करें। आई विल एज सुन एज पॉसिबल ट्राई टू आंसर यू। मुझे नहीं पसंद कि आप लोग को कोई डाउट है। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है तो राइट, तो उसको अच्छे से देखा करें। जो भी आपको कंफ्यूजन होती है आप लोग क्वेश्चन किया करें, कमेंट भी किया करें, फीडबैक भी दिया करें। राइट, अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लग रहा है तो उसका भी फीडबैक भी हमें दिया करें। लाइक यू नो इट वर्क एज अ एनकरेजमेंट फॉर अस। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मैं क्या डिस्कस कर रही थी? अच्छा, प्रोसेस हमने देख लिया, एंजाइम्स हमने देख लिए, कहाँ कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ वो भी देखा, कहाँ कहाँ पे रिडक्शन हुई वो भी देखा, जो जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड थे जब ग्लूकोज पायरुवेट में पायरुवेट कन्वर्ट होता है इस टाइप को एम में, वो भी हमने देख लिया। एंजाइम्स आपको मस्ट याद होने चाहिए, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्रिएट साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्लियर? इसके अलावा अब अगर हम देखें तो नाउ इफ यू सी, इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको, और थोड़ी सी अब अगर हम देखें, अगर हम ओवरऑल क्रेब साइकिल, इसको क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हांस क्रेब ने डिस्कवर किया था। क्लियर? वैसे हांस क्रेब ने बहुत ही जबरदस्त कोई प्रोसेस दिया था, इतना डिटेल और इतना अच्छा कि बंदे को कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहती कि अच्छा हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ये इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, एटीपी की प्रोडक्शन। ये जो आपके सामने मैं खड़ी हूँ, मैं टीच करा रही हूँ, आप लोग मुझे वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, क्या हो जाता है मुझे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन रहे हो, योर ईयर्स आर वर्किंग, योर आईज आर वर्किंग, राइट? तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में होती है एटीपी की प्रोडक्शन, और एटीपी कहाँ से आता है? इन्हीं प्रोसेसेस के रिजल्ट में आता है। क्लियर? तो अब अगर हम देखें ओवरऑल समरी थोड़ी सी निकालते हैं, थोड़ी सी समरी निकालते हैं हमारे पास एटीपी के प्रोडक्शन की। यहाँ पे अब एक दूसरा भी आप लोग को कंफ्यूजन में क्लियर कराने वाली हूँ आप लोगों का, मैं भी आप लोगों को क्लियर भी हो, बट स्टिल अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको नहीं पता तो उनको पता चल जाएगा। ओवरऑल समरी अगर हम देखें, आप निकलो भैया, ओके। अगर ओवरऑल समरी हम देखें किसकी, एटीपी के प्रोडक्शन की, एटीपी के प्रोडक्शन की, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? पहले स्टार्ट हुआ ग्लाइकोलिसिस। अगर ग्लाइकोलिसिस में आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने प्रोसेस अच्छे बच्चों की तरह लेक्चर आप लोगों ने देखा हो तो अब आप लोग को पता होगा। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो वहां पे कितने एटीपीज बने थे? यहाँ पे हम टोटल तो 4 बने थे, लेकिन 2 वहां पे यूटिलाइज भी हुए थे, तो हम टोटल की बात नहीं करेंगे, हम नेट गेन की बात करेंगे। तो टोटल 2 एटीपीज वहां पे बने थे। अब बच्चे बच्चों की तरह सर हिला दे, हाँ मैम 2 ही बने थे, हमें याद है, हमने आपका लेक्चर देखा था। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था? 2 एटीपीज बने थे, 2 क्या बने थे? NADH। क्लियर? 2 एटीपीज बने थे, 2 NADH बने थे। NADH ने आगे जाके क्या करना है? 6 एटीपीज बनानी है, 6 एटीपीज बनानी है ना? हाँ, ग्लाइकोलिसिस में कितने बने थे? 2 एटीपीज बने थे और 2 NADH बने थे, राइट? अब अगर हम लोग आगे देखें, उसकी बात करें लिंक रिएक्शन की, अगर हम बात करें लिंक रिएक्शन की, इफ वी टॉक अबाउट द लिंक रिएक्शन, तो वहां पे कितने बने थे NADH? हमारे सामने ही यहाँ पे 2 NADH बने थे, 2 NADH बने थे। तो ये भी क्या करेंगे? 6 एटीपीज बनाएंगे, राइट? अब बात करते हैं उसकी क्रेब्स साइकिल की, क्रेब्स साइकिल। अब अगर क्रेब्स साइकिल की हम देखें, क्रेब्स साइकिल में कितने NADH बने थे? कितने बने थे? 2 2 एंड 2, कितने बने थे? 6 NADH बने, 6 NADH बने, 6 NADH से कितने बनेंगे? 3 into 6, 3 6 are 18 ATPs।
यहाँ पे भी अब एक्सेप्शन आपका मैं क्लियर कर रही हूँ, आप देख के जाए। 6 NADH बने तो 18 ATP। FADH2 कितने बने? FADH2 कितने बने? FADH2 भी 2 बने, 2 FADH2 बने। 2 FADH2 आगे जाके क्या करेंगे? 4 ATPs बनाएंगे। एक सिंगल वो कितना बनाता है? FADH2 कितने बनाते हैं? 2 ATPs। तो अगर 2 FADH2 है तो वो कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे ATPs, सॉरी 4 ATPs। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो सबस्ट्रेट लेवल कितने ATP बने थे? 2 ATP। तो ये हुए 2 ATP के मॉलिक्यूल्स। चलिए इसको यहीं पे कर देते हैं। कितने बने ATPs सबस्ट्रेट लेवल? चले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कितने बने? 2 ATPs यहाँ पे बने। ये क्या है? ये ओवरऑल समरी है क्रेब्स साइकिल की और किसकी? ग्लाइकोलिसिस की। दिस इज ओवरऑल समरी। सो अब तक हम लोगों ने क्या किया? क्रेब्स साइकिल पर स्टडी किया, पढ़ा। आगे हम लोग ईटीसी पढ़ेंगे, ईटीसी में इनसे जाके एटीपी निकलेगी। लेकिन अगर ओवरऑल एटीपी के प्रोडक्शन की हम देखें तो ओवरऑल यहाँ पे हमें कितने एटीपी मिले? जस्ट 4 एटीपी। टोटल हमें यहाँ पे अब तक कितने एटीपी मिले? जस्ट 2, राइट। अब अगर हम देखें, चलिए इसको काउंट करते हैं। 6 and 6 12, 12 plus 2 we have 14, 14 ये हुए। आपको नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ 14 बने। अब अगर आगे हम देखें 14 के साथ 18 को प्लस कर दें तो ये कितने हुए? 12। एक इधर आया 32 हुए, 32 एटीपीज। अब 32 एटीपीज के साथ यहां तक 32 बने, ये 4 ये 2 तो 6। कितने एटीपीज बने? 36 एटीपीज। अब आप कहेंगे हमने आपको पकड़ लिया, आपने तो कहा था कि 36 बनते हैं, यहाँ पे तो 38 आ रहा है। अब होता क्या है? टोटल कितनी एटीपी की प्रोडक्शन होती है? टोटल 38 की होती है। वैसे अगर नेट टोटल अगर हम पूरा टोटल देखें ना तो 40 बनती है। 40 कैसे बनती है? ग्लाइकोलिसिस में कितने बने थे? 4 टोटल बने थे, 4 टोटल एटीपीज बनी थी, लेकिन 2 वहां पे यूज हुई तो इसलिए हमने टोटल उसका नेट गेन उसका कितना किया? हमें नेट गेन कितना मिला? 4 एटीपी। अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें, अगर ओवरऑल रिस्पायरेशन के प्रोसेस के टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो हमें 40 एटीपीज बनती है, हमें मिलती नहीं है, 40 एटीपीज बनती है। क्लियर? लेकिन उसमें से 2 क्या हुए? ग्लाइकोलिसिस ने यूटिलाइज कर दिए। तो नेचर का तो यही काम है, जो चीज यूज हुई वही चीज आके वापस बनेगी, जो चीज यूटिलाइज हुई वही जाके बनेगी। तो यहाँ पे अगर 4 बन भी गए तो वो 2 पहले से यूटिलाइज हुए थे। तो इसी वजह से यहाँ में कितने मिले? हमने टोटल जो नेट गेन था वो हमने कितना लिया? 2 एटीपीज का। तो बात अब क्या हुई? 38 की हुई। अब 38 में से भी हम कहते हैं कि हमें 36 एटीपी, वो जो कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर हमें कितने मिलते हैं? 36। तो ये 2 एटीपीज कहाँ चले गए? अब देखें, अब हम अगर हम देखें जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हो रही थी तो ग्लूकोज में कितने NADH बने? 2 NADH बने। क्लियर? अगर हम यहाँ पे देखें NADH कितने बने? 2 बने। चलिए 2 पहले से लेकर जा चुका है। क्लियर? 2 NADH बने। ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में होता है, राइट? कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब अगर हम लोग देखें तो साइटोप्लाज्म में ये जो NADH की फॉर्मेशन हुई ये कहाँ पे हुई? साइटोप्लाज्म में। इस NADH ने क्या करना है? इसने 6 ATPs बनाने। ये भी यहाँ पे क्या कह रहे भाई, मुझे कोई आम इंसान ना समझो, मैंने भी आगे जाके एटीपी की प्रोडक्शन करनी है। अब एटीपी लेके आओ और मुझे साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके जाओ, राइट? तो ये NADH क्या करेगा? ये साइटोप्लाज्म से कहाँ आएगा? इसकी ट्रांसपोर्ट कहाँ होगी? इसकी ट्रांसपोर्ट होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, राइट? अब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में एटीपी पड़े तो वो कह रहे कि चले कर ही देते हैं इसकी हेल्प, इसको ट्रांसपोर्ट करवा ही देते, क्योंकि यहाँ पे यूज होंगे 2 एटीपीज। क्लियर? लेकिन वहां पे जाके वो कितने बनाएगा? 6 एटीपीज बनाएगा।
इस वजह से ये क्या कह रहा है कि चलो तुम्हें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, आगे जाके तुमने हमसे ज्यादा फायदा लेना है बॉडी को। क्लियर? तो यहाँ पे इनकी जो है वो सेल्फिशनेस नहीं चलती, वो क्या कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम 2 एटीपीज यहाँ पे यूज कर देंगे, क्योंकि NADH थे जाके वहां पे 6 एटीपीज बनाने। सो इसीलिए अगर हम ओवरऑल देखें तो ये NADH है, ये NADH कहाँ जाना होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो जो टोटल हम कहते हैं कि 38 एटीपीज बनी, ये 36 क्यों हो जाती है, नेट गेन 36 क्यों हो जाता है? इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 एटीपीज इसको साइटोप्लाज्म से उसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके जाने के लिए यूज हो जाती है। सो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन था, मे बी मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, बट अगर नहीं भी पता तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट जो है, आई डोंट थिंक सो आपको होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस एंड कमेंट। यस, समरी हम लोगों ने निकाल दी। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। क्लियर? ETC कहाँ चलेगा? अब यहाँ से जितने भी वो आए, ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये प्रोडक्ट आपको मस्ट याद रखने चाहिए, ये, क्योंकि इसी के बारे में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कितने कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में बने, कितने प्रोडक्ट्स क्रेब साइकिल में, कितने प्रोडक्ट्स लिंक रिएक्शन में। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा इतने इतने प्रोडक्ट्स हमें इतने इतने स्टेप्स के बाद मिलते हैं। क्लियर? सो बाकी हम लोगों ने एंजाइम्स भी स्टडी कर दिया, जो जो एक्सेप्शंस थे वो भी स्टडी कर दिए, एंड आई एम होपफुल कि आप लोग को क्रेब साइकिल में कोई भी डाउट, कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। अगर है तो पूछ ले। सो यहीं पे करते हैं अपने सेशन को खत्म, और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा ETC पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, जिसमें हम लोग सस्टेनेटिव हाइड्रोजनेज का जो एक्सेप्शन है वो भी स्टडी करेंगे, उसके 4 कॉम्प्लेक्सेस को भी स्टडी करेंगे। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उससे ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा, और उस ग्रेडियंट से बनेगी ATP, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि मैं टीचिंग के लिए यूज कर रही हूँ, और वॉकिंग के लिए और रनिंग के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो ATP यूज होता है, वही ATP की प्रोडक्शन जो है वो कल हम करेंगे। क्लियर? कल ATP प्रोड्यूस होगा, और हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में 36 ATP जो है वो कैसे बनते हैं, किस पाथवे के जरिए बनते हैं, एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ाई करते रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और यस, थैंक यू वेरी मच।